हेलो एवरीवन। आज हम फ्यूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। अबाउट फ्यूल। कौन था फ्यूल? इसका पूरा नाम क्या था? हेनरी फ्यूल, जो कि एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट है। इसने 4 फंक्शंस दिए हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन्हीं को ही फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। और इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा है? व्हाट अमाउंट्स टू अ मैनेजर्स वर्क एंड व्हाट प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड इन डूइंग दिस वर्क। इन्होंने मोस्टली मैनेजर्स के बारे में इधर बात की गई है कि मैनेजर्स को कौन सा प्रिंसिपल कब फॉलो करना चाहिए काम करते टाइम। और एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने क्या दिया है, मैनेजरल एफिशिएंसी को इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये साइड पे पिक्चर है, ये फ्यूल की है। इससे पहले हम टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल कर चुके हैं, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, इनको सब लाइन वाइज करते हैं। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क। नेम से ही पता लग रहा है डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड करा जाए, है ना। जो पर्सन जिसमें स्पेशलाइज है उसको वो काम प्रोवाइड किया जाए, कुछ ग्रुप्स बनाए जाएं जिनको काम को डिवाइड किया जाए। सो इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली इफ इट इज़ डिवाइडेड इनटू द स्पेशलाइज्ड टास्क ईच परफॉर्म बाय ए स्पेशलिस्ट और द ट्रेन्ड एम्प्लॉय। जिसको जो काम आता है उसको वो काम दिया जाए, और या फिर ट्रेनिंग के बाद उसको वो काम दिया जाए। ग्रुप्स डिवाइड करे जाएं टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिसकी वजह से एफिशिएंसी और आउटपुट इंक्रीज होगा। इन अ कंपनी वी हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। की कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कि हर एक में एक स्पेशलाइज पर्सन होता है। सो कलेक्टिवली दे अचीव प्रोडक्शन एंड सेल्स टारगेट ऑफ द कंपनी। ये सारे मिलके कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, उसके टारगेट्स को पूरा करते हैं। सो डिवीजन ऑफ द वर्क किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, मैनेजरियल भी हो सकता है। सो हर एक चीज़ में वर्क को डिवाइड किया जाता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे हर किसी का अपना काम है। कैश डिपार्टमेंट पे अपना काम चल रहा होता है, डॉक्टर्स अलग होते हैं, नर्सेज अलग होती है, वहाँ के वर्कर्स अलग होते हैं, जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो अलग होता है ना। सो एक प्रॉपर वर्क डिवाइडेड होता है। सो ईच वर्कर हैज़ अ स्पेसिफिक टास्क। हर एक वर्कर का अपना स्पेसिफिक टास्क है, उसका अपना काम है। नेक्स्ट है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी क्या होती है? इट्स अ राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। कि मैनेजर है, मैनेजर अपने एक तरह से एम्प्लॉयर को कह देता है कि आपको ये काम देना है, और उसको ऑथोरिटी भी देता है वो काम करने की। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कोरैलरी ऑफ ऑथोरिटी। ऑथोरिटी ऑफिशियल भी हो सकती है और पर्सनल भी हो सकती है, और यू कैन से फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इट इज़ द ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। कि ऑथोरिटी तो दी कि उसको काम करना है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए, उसको वो काम इतने टाइम में करना ही पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस ऑथोरिटी रिजल्ट्स इन द नॉन कंप्लीशन ऑफ द जॉब। जो ऑथोरिटी होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी ही ये टास्क को कंप्लीट कर पाएगी। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ कम रही तो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है एक तरह से हर एक डिपार्टमेंट को लेके। लाइक डिसिप्लिन क्या है? ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, डिसिप्लिन क्या है? प्रॉपर इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखे, टाइम से आए, टाइम से जाएं, अपना काम करें, यही तो है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जाए। सो द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टूवर्ड्स वन अनदर। देखिए डिसिप्लिन का यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। क्या होती है यूनिटी ऑफ कमांड?
वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल, कि एक पर्सन के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। अगर दो दो बॉस होंगे तो वो किसकी सुनेगा और कैसे काम करेगा, ये चीज़ तो है ही। जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे हर एक जो टीम होती है उसके ऊपर एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। सो इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर्स फ्रॉम द टू सुपीरियर्स एट द सेम टाइम, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ द कमांड वायलेटेड। ईच पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। ये देखिए, यूनिटी ऑफ कमांड में मतलब एक ही बॉस है इनका, वही कमांड कर रहा है और इन सबको इसी को ही आके रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हैड वन प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, वन बॉस फॉर वन सुपीरियर, वन बॉस वन एम्प्लॉय, ये कह सकते हो आप। यस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है, वन हैड वन प्लान। इसमें कोऑर्डिनेशन भी होती है और यूनिटी ऑफ एक्शन भी होता है। ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव थ्रू कोऑर्डिनेशन एंड फोकस्ड एफर्ट्स, कि जो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जा सके। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब जो एक पर्सन होएगा वो डायरेक्ट करता है सबको कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, ये तुम्हारा टास्क है, ये सब तुमको करना है। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू दी जनरल इंटरेस्ट, कि एक पर्सन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो होता ही है ना, तो ऐसा कुछ किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए और पर्सन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए। सो द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, कि जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाती है rather than the individual interest. The company would want to get maximum output from its employee. कंपनी क्या चाहती है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो जितना हो सके उतना मैक्सिमम आउटपुट दें at a competitive cost, या और कैन से at a competitive salary. ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय क्या चाहते हैं कि उसको मैक्सिमम सैलरी मिले कम काम करते हुए। तो ये कुछ ऐसा किया जाए कि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव ही अचीव किए जा सके। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, पेड फॉर वेजेस, टाइम टू टाइम पेमेंट होनी चाहिए, रेम्यूनरेशन इक्विटेबल होने चाहिए और कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड दी ऑर्गेनाइजेशन, जिस अकॉर्डिंग जिसने काम किया उस अकॉर्डिंग उसको पे करना चाहिए। इंश्योर कॉन्जियल एटमोसफियर एंड गुड रिलेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, कॉन्सिक्वेंटली द वर्किंग ऑफ द कंपनी वुड बी स्मूथ। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें वेजेस होती है, सैलरी होती है, बोनस होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है जो कि प्रॉपर इक्विटेबल वे में देना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट ओनली वन लेवल, वेयर एज द डिसेंट्रलाइजेशन ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी अमंग मोर देन वन पर्सन, कि अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना एक पर्सन से ज़्यादा में, और सेंट्रलाइजेशन सिर्फ उधर एक के पास ही ऑथोरिटी रहती है। सो देर इज़ अ नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर्स रिटेंशन ऑफ फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन में तो ठीक है एक पर्सन से ज़्यादा के पास ऑथोरिटी है, पर लास्ट जो डिसीज़न रहेगा, जो ऑथोरिटी रहेगी वो किसके पास रहेगी, वो सिर्फ सेंट्रलाइजेशन के थ्रू ही रह सकती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में तो ये कितने जनों के पास ऑथोरिटी जा रही है, पर सेंट्रलाइजेशन में सिर्फ एक पर्सन के पास ऑथोरिटी है। स्केलर चेन, एक ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर्स भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी होते हैं। एक प्रॉपर फॉर्मल लाइन बनाई गई है जो हाईएस्ट टू लोएस्ट कम्युनिकेट करती है रैंक्स को। अगर कोई भी डिसीज़न है तो वो सबसे पहले कौन लेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगी, तो वो डाउन आते आते नीचे तक सारी ऑर्गेनाइजेशन में उस डिसीज़न के बारे में बताया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल, organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom, should be followed by the managers and the subordinate। जो एक स्केलर चेन है
जो एक रैंक सिस्टम बना रखा है वो सबको फॉलो करना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ABCDE और यू कैन से APQRS। ये टॉप टू डाउन चल रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट में जो डिसीजन लिया वो नीचे तक आ रहा है एक प्रॉपर रैंकिंग सिस्टम से, जैसे कि PQRS ऐसे आया ना ये। अब कोई भी प्रॉब्लम चल रही है फैक्ट्री में तो अब डायरेक्टली वो टॉप मैनेजमेंट तक तो जाएगी नहीं, तो वो नीचे से लो लेवल से टॉप मैनेजमेंट पे जाएगी, जैसे कि E D को कहेगा, D C को कहेगा, C B को कहेगा और B A को कहेगा। आपस में कम्युनिकेट गैंग प्लैंक क्या है? गैंग प्लैंक जो सेम लेवल पे सेम रैंक पे जो पर्सन है वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कि B और P ये सेम लेवल पे सेम रैंक पे हैं, ये दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। C और Q ये दोनों भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। D और R, E और S है ना, ये क्या है गैंग प्लैंक आ जाता है। ये दोनों सेम रैंक पे लाई करते हैं, तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये है स्केल ऑफ चेन। ऑर्डर people and materials must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency। हर एक चीज़ का प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, प्रॉपर सही जगह पे रखी जानी चाहिए प्रॉपर ऑर्डर में, जिसकी वजह से जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में एक साइड मशीन्स होएंगी, एक साइड दूसरा डिपार्टमेंट होएगा, एक साइड वहाँ से वर्कर्स या सुपीरियर्स ईजिली आ जा सके। सो हर एक चीज़ प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए। सो देयर इज़ अ फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग, देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस एंड फैक्ट्री, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी अगर हर एक चीज़ प्रॉपर ऑर्डर या मैनर में रहेगी। इक्विटी एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टूवर्ड्स वर्कर्स, कि जो मैनेजर्स होता है उसको कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए किसी भी बेसिस पे, कास्ट, कलर या क्रीड जो भी होता है, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय को, हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अब जाहिर सी बात है एम्प्लॉयज़ टर्नओवर क्या है कि एक पर्सन जॉब कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, वो थोड़े टाइम करके उसको छोड़ के जा रहा है। अगर ये वाली रेशो बढ़ती गई तब इसमें किसका नुकसान है? ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है तो उसको उसके पोस्ट या पोजीशन के अकॉर्डिंग रखा जाना चाहिए और उसके लिए एक फ़िक्स कर देना चाहिए कि उसको इतने मिनिमम टेन्योर उसको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा। सो एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है, जो एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जा रहे हैं, ये वाली चीज़ रिड्यूस करनी चाहिए, मिनिमाइज़ करनी चाहिए। पर्सनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। प्रॉपर प्रोसीजर या प्रॉपर सिलेक्शन के बाद ही, प्रॉपर प्रोसीजर के बाद ही उसको सिलेक्ट किया जाए। वन सिलेक्टेड दिस शुड बी कैप्ट एट देयर पोस्ट या पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। अगर उसको सिलेक्ट कर दिया गया है तो उसकी पोस्ट और पोजीशन को उसको एक मिनिमम टाइम तक के लिए, फिक्स टाइम के लिए उधर उसको रखा जाना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की और शुड गिव रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट्स। उसको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। वर्कर शुड बी एनकरेज्ड। वर्कर्स को एनकरेज करना चाहिए, प्रॉपर इनिशिएटिव देने चाहिए उनको। उनके प्लान्स होते हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनके बारे में सोचा रहना चाहिए, सुनने चाहिए उनके आइडियाज़। सो एक गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। एक गुड कंपनी कौन सी होती है? जहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ का एक सजेशन सिस्टम होता है, वेयर बाय इनिशिएटिव एंड सजेशंस विच रिजल्ट इन द substantial cost and time reduction should be removed। कि प्रॉपर इनिशिएटिव होने चाहिए, सजेशन बॉक्स बनाया जाना चाहिए। वर्कर्स जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, उनके आइडियाज़ को, उनके प्लान्स को थोड़ी प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसमें किसका बेनिफिट होएगा? ऑर्गेनाइजेशन का ही। नेक्स्ट है एस्पिरेट डी कॉर्प्स।
मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। जो मैनेजर्स हैं वो भी बात करते हैं अपने वर्कर्स से, और उनको ये चीज़ मेंशन नहीं करनी चाहिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। उनको क्या बोलना चाहिए, हम ऐसा करके दिखाएंगे, हम ऐसा करेंगे। आई की जगह वी यूज़ करना चाहिए। सो जिसकी वजह से टीम वर्क प्रमोट होएगा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। पेनल्टीज़ जो होएंगी उनकी नीड कम पड़ेगी, ट्रस्ट बनेगा, बिलोंगिंगनेस बनेगी, ग्रुप्स बनेंगे, टीम्स बनेंगी, जिसकी वजह से टारगेट्स ईजिली अचीव हो सकेंगे। तो उसके लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, रिप्लेस आई विद मी वी इन ऑल दी कन्वर्जेशन, जिसकी वजह से वर्कर्स मोटिवेट होंगे कि हाँ हम भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। सो नेक्स्ट है, तो आपके हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ख़त्म होते हैं। एक बार डिफरेंस देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। पर्सपेक्टिव, हेनरी फ्योल टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, मैनेजर्स के बारे में बात कर रहा है, जहाँ की एफ.डब्ल्यू. टेलर वर्कर्स से रिलेटेड बात करता है, शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री। यूनिटी ऑफ कमांड, हेनरी फ्योल ने स्ट्रॉन्ग प्रोपेंट मतलब स्ट्रॉन्गली फॉलो की गई है वो चीज़। एफ.डब्ल्यू. टेलर ऐसे इसको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं फील करते। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्योल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जहाँ की एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल एक स्पेशल सिचुएशंस में ही अप्लाई हो सकते हैं। हेनरी फ्योल का पर्सनल एक्सपीरियंस बताया गया है इन प्रिंसिपल में। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही ये प्रिंसिपल्स दिए हैं। फोकस किसका रहा है, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए हैं किसके ऊपर फोकस रहा है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और एफ.डब्ल्यू. टेलर का सिर्फ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। हेनरी फ्योल की क्या पर्सनैलिटी थी, वो प्रैक्शनर थी, और एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे, साइंटिस्ट। एक्सप्रेशन, हेनरी फ्योल क्या है, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, और एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। यहाँ आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक यू।